ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में ठीक है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर जो जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 4 है ना, जिसे क्या बोलते हैं विद्युत। ठीक है, जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, फिजिक्स का एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहा है। सबसे पहला अपने को चार्ज पढ़ना है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, आपको पहले हम यहाँ पे प्रारूप समझा देते हैं, ब्रीफ स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है ताकि आपको बोरिंग ना लगे पढ़ते हुए। दूसरी चीज़ अपने को क्या पढ़नी है, यहाँ पर करंट पढ़ना है। ठीक है, करंट यानी वैद्युत धारा पढ़नी है। ठीक है, बस वीडियो को देखते जाना है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ना है अपने को, करंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव। ओके, और क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है अपने को, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओम का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़ हर बार, और इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफ प्रूविंग भी आती है, प्रूविंग नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे, इस बार नहीं। ठीक है, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक, और हाँ इसमें न्यूमेरिकल्स ना भर भर के होने वाले हैं। ठीक है, ओम का नियम हो जाएगा श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। और क्या होगा यहाँ पर, शक्ति, शक्ति यानी पावर देखी जाएगी। पावर है ना, लेस में भी पावर था, यहाँ पर पावर अलग चीज़ है। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। और तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव। तो हम लोग को इतनी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ें इस चैप्टर में 5 से जो 6 चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं आवेश से। ठीक है, तो हमने सारा पीडीएफ फाइल बना के रखा हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, उसका पूरा क्रैश कोर्स बना के रखा हुआ है, हर एक चीज़ बारीकी से सिखाई है। और हाँ, आपको वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री ना एनसीईआरटी बुक से नहीं, जो मैंने अपलोड किया, अगर आप वहाँ से सीखोगे ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड वाले ना उसी से ही पूछेंगे, उससे बाहर का पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बने ही नहीं। और मैंने आपको वहाँ पर ऐसे सिखाया है, ऐसे सिखाया है, क्योंकि मतलब आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है, और मैंने लाइट वाला चैप्टर पूरा अपलोड कर दिया है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री अपलोड कर दी है, बाकी चैप्टर फ्यूचर में अपलोड होते रहेंगे। तो हम लोग इसके भी 70 न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, पहले इसे समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। तो कलर बदलते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो उसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा कोई अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और ये 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, धनात्मक वाले को प्रोटॉन बोलते हैं यानी पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन, और नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो हम आपको अपनी स्टोरी में समझाते हैं और उसको सुन के आपको शायद अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की। ठीक है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज आपसे पूछा जाता है, चार्ज। ठीक है, या फिर आवेश। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश। ठीक है, आवेश भी बोलोगे चलेगा। ये भैया क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज दिस। तो पहले एक बात याद रखो, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक, एक होता है निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव। ठीक, निगेटिव क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। जबकि पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, धनात्मक देखो हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम है, प्रॉपर नाम है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको भैया, प्रोटॉन। और निगेटिव वाले को पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में प्रोटॉन ही बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस पर हमेशा निगेटिव का सिंबल होता है, जबकि प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव का सिंबल होता है। ये बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक, ओके। अच्छा, अब ये ना जो सेम प्लस प्लस चार्ज होता है वो ना आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भगाता है, पर प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, नहीं समझ में आता एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। ये मान लेते हैं एक छोटा सा एक एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये पॉजिटिव नाम का एक डॉग रहता है, ठीक। मान लो इसके एरिया में ठीक है, इसके एरिया में कोई दूसरा डॉग आता है ना पॉजिटिव, ठीक है, तो वो क्या करता है उसको दूर भगा देता है, मतलब भौंकने लगता है चल निकल यहाँ से बाहर, तो इसको ये पूरा बाहर भगा देता है। लेकिन हाँ, अगर इसके एरिया में कोई डॉगी आती है जिससे माइनस चार्ज आता है, तो उसको पहले बुलाएगा, स्वागत करेगा, उसका वेलकम करेगा, पार्टी वार्टी देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है यानी धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब बुलाते हैं, मतलब डॉग डॉगी को देखे दिल में घंटी बजेगी, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा डॉगी अगर इनके एरिया में आएगा, इनके घर पे कब्जा करने आएगा, तो क्या करेगा, भगा देगा। तो सेम याद रखना, जो पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को भगाते हैं, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह निगेटिव भगाते हैं, पर निगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो चार्ज क्या है, चार्ज काम है, चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव निगेटिव, यानी धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक वाले को प्रोटॉन बोलोगे और निगेटिव वाले को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और कुछ ऐसा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डेफिनेशन से समझते हैं, ये देखो, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे आवेश को, अन्य आवेश को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित किसको करेगा, जो अपोजिट नेचर का होगा, और प्रतिकर्षित है ना, मतलब जो आकर्षित किसको करे, खींचे किसको भैया, किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो समझ रहे हो, जो अपोजिट टाइप का होगा, और जो सेम नेचर का होगा उसको क्या करेगा, भगा देगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिससे वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। और हमने बता दिया दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन बोलते हो, निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हो। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। डेफिनेशन भी ये रही ऊपर डेफिनेशन, ये रहा टाइप और ये नेम, ठीक। तीन चीजें क्लियर है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको अच्छे से अगर दिख ना रहा हो तो वीडियो का पिक्सल्स थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, कंजूसी मत करिए, है ना, वीडियो प्ले करने में। नेक्स्ट चीज के अपने पास तो चार्ज समझ में आ गया ना, चार्ज कितने टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसकी एसआई यूनिट की भी बात करी जाती है कि मतलब उसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो अपने को बस मात्रक याद करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम मात्रक लिख देते हैं। जो मात्रक होता है एसआई यूनिट या एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है भैया, किसका भैया एसआई मात्रक, यही चार्ज का। ये जो चार्ज है या आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, ठीक है। और इंग्लिश में कूलम करके बोलते हैं, कूलम करके, ठीक है, या फिर कैपिटल सी से दिखा देते बस, ठीक है। या कैपिटल सी से बस इसको क्या कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, और कुछ नहीं, ठीक। ये देखो यहाँ पे देखो दिखा रखा है, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, और निगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। ऋणायन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में एनायन और इधर को कैटायन बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा चार्ज है, ठीक। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। डेफिनेशन भी हो गई, और एसआई यूनिट जरूर याद रखना, ये एक नंबर का पूछा, एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की, ठीक है। आवेश की मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। आगे बढ़ता है, व्हाट इज दिस, नेक्स्ट थिंग इज, तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये करंट क्या होता है भैया, करंट क्या होता है, ये डायग्राम से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अपनी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। सो डेफिनेशन क्या है, किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, रेट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख देते हैं। आप एक लाइन की डेफिनेशन याद रखो, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में, एक लाइन में डेफिनेशन याद हो गई, ठीक। जैसे ये वायर, ये हमने यहाँ पे वायर बना दी, एक मोटा सा वायर है, ठीक है, ये मोटा सा वायर है,
और इसमें क्या फ्लो होंगे, चार्ज कैसे होते हैं अभी हमने बताया, पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। ये इसमें मूवमेंट करते हैं, जब इसमें ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, करंट होता है वो फ्लो होता है, ठीक है। और ये किसी ना किसी टाइम में होता है, ये किसी ना किसी समय में होता है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं किसी समय में स्टार्ट हुआ होगा और एक समय तक चलता रहता है, ठीक। तो इस वायर में, ये वायर क्या है, एक तरीके से चालक का काम करेगा, चालक जिसमें करंट फ्लो होता है, या फिर इसे कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो किसी वायर में जो चार्ज फ्लो होते हैं ना, उसको तुम क्या बोलते हो, करंट बोलते हो। करंट क्या होता है, कोई तुमसे बोले करंट क्या होता है, सर जी जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट बहने लगता है, ठीक है। तो करंट बहने लगता है मतलब क्या, चार्ज फ्लो होने लगता है। अब चार्ज का मतलब उनको पता है क्या है, पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, इसलिए उसमें करंट बहने लगता है। बात समझ में आ रही, डीपली जाओ। तो डेफिनेशन, तो यहाँ पर इसका फार्मूला भी होता है, क्या फार्मूला क्या है भैया, और साइड में देख लेते, थोड़ा सा इसको भी साइड करते हैं, तो थोड़ा सा फार्मूले पे गौर करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो करंट को आई से यहाँ पे दिखाया जाएगा, है ना, आई से, और क्या होता है, Q अपॉन टी, ठीक है। तो Q क्या है, तो यही है, क्या है भैया, आवेश प्रवाह की दर, या फिर ठीक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। टाइम इसी में कंक्लूड हो गया। इसी क्या बोलते हैं भैया, आई क्या है, आई यहाँ पर तुम्हारा भैया है करंट, क्या है भैया, करंट है, यानी वैद्युत धारा, धारा लिख देते हैं, ठीक। तो आई बराबर Q अपॉन टी, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से देखो, क्यों क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, सिंपल धारा कहते हैं। मात्रक क्या होगा, ये तो फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। मात्रक क्या होगा, कौन सा मात्रक, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, यूनिट की बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट, ठीक। तो यूनिट बनाया करो। अभी तुम क्यों क्या है, यहाँ पर ये आवेश है, चार्ज है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, अभी तुमने पढ़ के कूलाम होता है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे, C/सेकंड, इस तरह से लिखा जाता है, या कहीं कहीं ये C इंटू सेकेंड इनवर्स लिख देते हैं, ये यानी सेकंड को ऊपर लेके चले जाते हैं तो इनवर्स लिख दिया जाता है। तो आप इनमें से कोई एक याद कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन इसके खोजकर्ता थे, वो क्या बोलते हैं ना कि गुलाम पर सेकंड नहीं बोलेंगे, है ना, बोलो चलो ठीक कोई बात नहीं, पर अपना हमने खोजा, इसका कुछ नामकरण तो करो। इन्होंने कहा ठीक है भैया, ये गुलाम पर सेकंड तो रहेगा, लेकिन कुछ लोग अगर एम्पियर यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नाम जो खोज करता थे, डिस्कवरर जो थे, उनका नाम एम्पियर था, मतलब पूरा नाम नहीं पता है, पर एम्पियर से उनका सरनेम था शायद, इसलिए उन्होंने बोला था कूलम्ब पर सेकंड भी लिखोगे तो सही रहेगा, लेकिन एम्पियर भी लिखोगे तब भी सही रहेगा। यानी करंट की यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर भी होती है। तो एम्पियर किसके बराबर होती है, कूलम्ब पर सेकंड के बराबर भी होता है, ठीक, याद रहेगा। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डेफिनेशन देखी, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर Q अपॉन टी, मात्रा क्या होता है, कूलम्ब पर सेकंड। इंग्लिश में देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या है, कूलम्ब पर सेकंड या फिर एम्पियर। डन इतना, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज क्या है यहाँ पर, ओम्स का नियम, बड़ी जल्दी नहीं आ गया यहाँ पे, वैद्युत विभव छूट गया, वो मुझे बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो विभव यानी इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव, ठीक है। ये क्या होता है, वैद्युत विभव, ठीक। किसी चार्ज को देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। किसी चार्ज को उठा करके, यानी चार्ज यानी क्यू को उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में जो तुम काम करोगे, उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो, ठीक है, या फिर विभवांतर बोलते हो, क्या बोलते हो, विभवांतर। ये दोनों एक ही चीजें होती हैं,
ठीक, कुछ डिफरेंट नहीं है, ध्यान से देखोगे वही चीज़ है, विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते थे इसको, क्या बोल सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो ये सब एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, हिंदी में वैद्युत विभव बोलो या विभवांतर बोलो। ठीक, तो होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, एक चार्ज को, मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो तुम वर्क करते हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। ठीक है, क्या होता है, चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो भैया, ए से बी तक जो तुम वर्क करोगे, किसको ले जाने में, चार्ज को, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है भैया क्या, सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है, समझ में, डेफिनेशन समझ में आई। एक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में, द वर्क डन, है ना, टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम ए प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है, चार्ज को ट्रांसफर करना या डिस्प्लेस करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। ये बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट यानी मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट, हम लोग को एसआई ही यूनिट पढ़नी है। तो भैया वर्क की यूनिट क्या होती है भैया, तुम लोग पढ़े होगे, जूल होती, क्या होती, जूल अपॉन, क्यों, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है भैया, कूलम, अभी हम लोग पढ़ के आए कूलम। ठीक है, कूलम करके पढ़ के आए। ठीक, लेकिन इसके भी खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता कहते, वो कह रहे थे भैया कि जो ये जो चीज़ है ना, जूल पर कूलम, ये चलेगा, ठीक, लेकिन मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए, इसके लिए कुछ और करो। तो उन्होंने कहा कि भैया इनका नाम जो था, इनका वोल्टा करके नाम, अल्जांद्रो वोल्टा करके नाम था। तो उन्होंने बोला कि हम जो चीज़ है फार्मूला भी अपना दिए हैं और मात्रक भी हम अपना ही देंगे। तो उनका मात्रक क्या था, वोल्ट, यानी इसका जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आता है। जूल पर गुलाम भी बोल सकते हो और वोल्ट भी बोल सकते हो। तो सिंपल, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में जो काम करते हो, जो वर्क डन करते हो, उसे क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो। अच्छा, इन्होंने एक डिवाइस भी दिया था, क्या दिया था, डिवाइस, कि अगर तुमको मेजरमेंट करना है कहीं पर कि वोल्ट, कितना वोल्ट आ रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उस डिवाइस का इन्होंने नाम दिया था वोल्टा मीटर। क्या नाम दिया था, वोल्टा मीटर। ये बस एक चीज़ छोटी सी पूछी जाती थी, तो लोगों को पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इन्हीं के नाम पे सब कुछ पड़ा है, ये बात समझ में आ गई। और करंट को, जो करंट वाला जो डिवाइस था, इसके पहले हम लोगों ने करंट पढ़ा था ना, करंट, एक मिनट पीछे चलते बैकग्राउंड में, इसके बाद हम लोग करंट पढ़ रहे थे। तो करंट मेजरमेंट करने का भी एक डिवाइस होता है। ठीक है, करंट देखो, एम्पियर भैया थे, इन्होंने करंट मेजरमेंट करने का डिवाइस, उन्होंने क्या नाम दिया था उसको। ठीक है, तो इनका जो डिवाइस था, जो युक्ति थी, है ना, डिवाइस माने युक्ति, ठीक है, जो मशीन थी, ऐसा भी बोल सकते हो, वो क्या थी, ए मीटर थी। क्या थी, ए मीटर। इंग्लिश में किस तरह से लिखोगे, ए मीटर। इससे क्या कर सकते हो, इससे तुम करंट मेजरमेंट कर सकते हो। वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हो, तुम वोल्टेज चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। सो ओम्स लॉ क्या होता है, ये रहा, कुछ ऐसा यहाँ पर है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है भैया कि दो विद्युतों के बीच जो चालक से प्रवाहित धारा है, जो करंट है, ये फालतू का बवाल मत पढ़ो, ये पढ़ो बस, क्या पढ़ना है, जो धारा होती है, जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। इतना पहले समझ लो, डेफिनेशन रट लोगे। ठीक है, कैसे, क्या बोला मैंने, क्या बोला, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये लाइन अगर याद है तो तुम कर लोगे। ठीक, V क्या था, अभी तुम पढ़ के आए हो, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर था। ओके, ठीक, I क्या थी, करंट यानी धारा थी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, समानुपाती। ठीक, अगर इनके बीच अगर तुम ग्राफ खींचते हो, बुक में तुम्हारा ग्राफ बना होगा, ठीक है, तो इधर ये वोल्ट को दिखा देते हैं ऊपर की साइड और इधर करंट को दिखा देते हैं। तो इनके बीच जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो तुम सीधी एकदम एकदम यहाँ से ये लाइन आती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक, तो
तो एक क्वेश्चन पूछे आता है, ग्राफ एक में इस तरह से आड़ा टेढ़ा करके दे देंगे, एक में थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे, तुमको ये वाला ग्राफ एकदम सीधी लाइन जाती, तिरछी लाइन जाती है, ये याद रखना, ठीक। बाकी दोनों ग्राफ गलत होते हैं, और ये किसके बीच खींचा जाता है, वी और आई के बीच में ही खींचा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ओम्स का नियम क्या कहता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो धारा के समानुपाती होता है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? जाहिर सी बात है किसी वायर में होगा, करंट भी कहाँ बह रहा होगा, किसी वायर में बह रहा होगा। तो ये लाइनें आगे ऐड कर लेना, किसी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस वायर में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी चालक तार है उसका जो विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक। चलो चाहिए थोड़ी सी फालतू जो चीज़ें इधर उधर लिखी उसको रफ कर देते हैं, ओके। यानी इधर बी था और इधर क्या था, अपना आई था, ठीक। जब इस सिंबल को हटाते हैं, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम होता है आर, ठीक है। क्या नाम होता है इसका भैया, आर। या फिर ये आई को नीचे भेज दो तो हमें कुछ इस तरह से फार्मूला मिल जाता है। और यहाँ पे जो आर है उसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं भैया, रेसिस्टेंस। या फिर इसको क्या बोला जाएगा, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको भैया, प्रतिरोध। बात समझ में आ रही है? अब इसके खोजकर्ता कौन थे, साइमन ओम करके थे। तो यहाँ पर जो आर की यूनिट होती है, वैसे नॉर्मल एसआई यूनिट निकालो, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने आर बराबर क्या फार्मूला देखा, हमने आर बराबर देखा कि इधर वी अपॉन आई आया ना, वी ऊपर है आई नीचे है, ठीक। अच्छा, वी की यूनिट क्या होता है जरा बताओ, वी की यूनिट तुमने भी देखी थी, वोल्ट वाला, जूल पर वो भी ले सकते थे गुलाम, लेकिन यहाँ पे वोल्ट लेते हैं, वोल्ट। और आई की यूनिट क्या देखी, एम्पियर, ठीक, ये देखी थी ना। तो ये भैया देख रहे हैं साइमन ओम भैया कि जो वोल्टेज है, ये जो तुम्हारे क्या नाम था, अलेजांद्रो वोल्टा भैया ने अपना वोल्ट दे दिया है, एम्पियर भैया ने अपना एम्पियर दे दिया करंट के लिए। तो इन्होंने कहा हमारा भी नाम यहाँ पे यूज होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वोल्ट पर एम्पियर सही है। इंग्लिश में भी वोल्ट पर एम्पियर लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ठीक, शॉर्टकट में। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरा भी नाम यूज होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि वोल्ट पर एम्पियर का कहीं साथ में अगर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको तुम ओम लिखोगे तो चलेगा। ये किसकी यूनिट होती है, आर की। तो यूनिट ऑफ आर यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक, वो क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, ठीक। और डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखो थ्योरी लिखी हुई है, तो छापना चाहो तो छाप सकते हो ना, बुक में लिखा रहता है, समझना था। यहाँ पे भी देखो मैंने बता दिया था, जो v होता है वो i के बराबर हो, यानी ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। और इनके बीच का जो ग्राफ है वो जरूर याद रखना, एकदम वाली लाइन आती है, ठीक है। तो v इक्वल टू आई आर। ओम का नियम कहता है दो बिंदु के बीच चालक पर, ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों लिखा हुआ है, तो उठा के कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, समझना है, रट तो किताब से भी लोगे, ठीक। नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे ये ग्राफ नहीं देखना है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये किन बातों पे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखो पूरा मात्रा हुआ था, पूरा निकाल के दिखाया, आर बराबर वी, यानी एक ओम जो होता है वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट निकाली गई है, तो वी की यूनिट क्या होती है, वही वोल्टेज होती है, और ये क्या होती है, एम्पियर होती है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हो, ठीक। अभी मैंने बता ही दिया है, रिविजन भी हो गया एक तरीके से। अपने को न्यूमेरिकल करना है ना, ये सब चीज़ें बोर सी होती हैं कहीं भी। चलो अच्छा ठीक, पर पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि जो तुम्हारा रेसिस्टेंस होता है आर, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, ऑन विच फैक्टर, है ना, रेसिस्टेंस इज डिपेंडेंट। इसको साइड करते हैं और हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जो आर होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध, ठीक है, हैशटैग प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों पर क्या करता है, निर्भर होता है, ठीक है। निर्भर तो होता है या निर्भर करता है, ऑन विच फैक्टर, ठीक है, रेसिस्टेंस
ठीक है, TANC, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी L यहाँ पे क्या है? लेंथ, लंबाई। जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। यहाँ पे लाइन लिख लेना ऊपर, प्रतिरोध जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, हम ही लिख देते हैं प्रतिरोध जो होता है, 1 मिनट अच्छे से लिखते हैं ना, प्रतिरोध, ठीक है, लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों भी ये समझ लेना, हम यहाँ पे बोल देते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इसे लिखो कैसे? ऐसे करके, ठीक। और ये आया तो आया कहाँ से? मतलब ये कैसे पता चला कि इस पे डिपेंड करता है? तो मान लेते हैं एक लंबा सा वायर ले लेते हैं, खूब लंबा सा वायर ले लेते हैं, बहुत लंबा सा वायर, पतला सा है पर लंबा सा है, ठीक है। अच्छा, इस प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध मतलब वोल्टेज समझ में आता है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। आपने करंट दिया, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, घर में आपने उन्हें देखा होगा कि छोटे से सेल ले लेते हो, ठीक है। सेल ले लिया, आप उसको छोटी सी LED लगाते हो, ठीक है। इस तरह से वो जलने लगती है, ग्लो करने लगती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कलर कर देते हैं, ग्लो करने लगती है, इस तरह से जलने लगती है। लेकिन अगर यही तार बहुत 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 लंबी लेकर लिए जाएं, तब यहाँ पे अगर LED लगाई जाए तब वो LED नहीं जल रही होती है। क्यों? ये जो करंट है या इसके बल्ब तक पहुंचने से पहले ही सारा ही ये तार द्वारा सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या पहुंचने नहीं दिया जाता है। यानी जितना लंबा ज़्यादा तार होगा उतना ज़्यादा करंट का क्या होगा? मतलब खराब हो जाता है, हरास हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रास्ते में रुकावट आएगी। अरे ये समझो ना, पतला सा तार होगा, ठीक है, मान लो पतला सा रास्ता है, बहुत पतला, और रास्ता, जब पतला सा रास्ता होगा तो बताओ रास्ते में भीड़ भी ज़्यादा होगी, तो आपको इस रास्ते से निकलने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। जितना लंबा रास्ता होगा उतनी ज़्यादा आपको समस्या आएगी। बात समझ में आ रही? ठीक, ये समझ में आई। उसी तरह करंट के साथ भी होता है, जितना पतला तार होगा और जितना लंबा होगा उसमें उतनी करंट अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर क्या है? ये पहला फैक्टर था, दूसरा फैक्टर क्या है? प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। रेजिस्टेंस है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भैया? और समझते हैं यहाँ पर, ठीक। एक वायर है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी हम करवाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर देते हैं, एक वायर है जिसका एरिया कुछ ज़्यादा है, ठीक। अगर इसमें करंट फ्लो करोगे ना तो इसमें करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों फ्लो हो जाएगा? क्योंकि इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है, ठीक। मतलब इसमें उतनी रुकावट नहीं, तो इसमें करंट ईजिली फ्लो यानी रुकावट उतनी नहीं होगी। तार जितना ज़्यादा लंबा उतनी ज़्यादा रुकावट, एरिया जितना ज़्यादा उतनी कम रुकावट। कहने का मतलब है एरिया बड़ा है। आप क्या, जब यहाँ से आप गाड़ी लेके गुजर रहे होगे, मान लो ये आप हो, यहाँ से आप गाड़ी लेके गुजर रहे होगे, पतले रास्ते में गाड़ी लेके जाओगे, यहाँ पे तो गाड़ी लेके जा रहे होगे, तो इतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे, आपको हॉर्न खूब देना पड़ेगा, रास्ते में भीड़ भाड़ होगी, वो भी साइड नहीं हो पाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हॉर्न दोगे ना तो थोड़ा साइड हो जाएगा, आपको रास्ता मिलेगा, आप ईजिली निकल जाओगे। यानी आपको यहाँ पे रुकावट देखने को नहीं मिलने वाली। तो रुकावट जो होगी कम होगी, कब? जब तुम्हारा एरिया ज़्यादा हो, यानी एरिया ज़्यादा रुकावट कम, एरिया कम रुकावट ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में? बताओ, ये तरीका मेरा थोड़ा अलग था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं? एक वायर है जो कि पतला है, उसमें क्या होता है ना, उसमें अच्छे से करंट फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसमें उतना अच्छे से करंट फैल। आर का मतलब क्या होता है? रुकावट। जितना ज़्यादा पतला तार उतनी ज़्यादा रुकावट, और जितना ज़्यादा
चौड़ा तार होगा, ठीक है, उतनी कम रुकावट होगी, ठीक है। तो लंबा तार तो ज़्यादा रुकावट, यानी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। यहाँ पे एरिया बढ़ा रहे तो ये चीज़ घट रही है। लेकिन जब दोनों नियमों को मिला देते हैं, इन दोनों नियमों को मिलाने पर, ये पहला वाले दूसरे वाले नियमों को मिलाने पर लिख देना कंबाइनिंग नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ऊपर L है और नीचे क्या है, A है, ये चीज़ हमें मिलती है, ठीक। फिर बाद में ये जब सिंबल हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, जिसे क्या बोलते हो, रो बोलते हो। क्या बोलते हो, रो L/A। साइड में हम लिख देते हैं ये रो क्या है, ये इस तरह से। इसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी, ठीक। इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक, प्रतिरोधकता, ठीक है। इस सिंबल का नाम रो होता है, रो। हिंदी में इस तरह से रो बोल देते हैं, ठीक। और वैसे इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। तो ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, और हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक। अच्छा, बात आती है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये जो रो होता है फिक्स होता है, लेकिन इसका मात्रक पूछते हैं कि प्रतिरोधक, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, रेसिस्टेंस का मात्रक ओम है, लेंथ का मात्रक मीटर होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, पर ये रो का मात्रक किसी को नहीं पता होता। तो आओ निकालते रो का मात्रक। तो रो का मात्रक कैसे निकालोगे, तो आर ये इधर ही रखो, ये ए नीचे है ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये एल ऊपर, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इधर रह क्या गया, इधर रह क्या गया, रो। ये ए कहाँ गया, ऊपर, ये एल कहाँ आया, नीचे, और इधर रो रह गया, ठीक। हम इसी का मात्रक तो चाहिए, ठीक है। तो आर का मात्रक क्या होता है, ओम, ऊपर लिखो। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, लेंथ, नीचे मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। तो यानी रेसिस्टिविटी का मात्रा क्या हो गया, इसका मात्रा क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, ओम मीटर होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना क्लियर कि नहीं पता, चलो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, सब समझा रहे हैं। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, नहीं तो हम PDF फाइल अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ओके। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, हाँ, प्रतिरोध। प्रतिरोध किस तरीके से जुड़ा रहता है, बीच का ये यहाँ पे बवाला मत देखना इतना, ठीक है, ये बकवास चीज़ें हैं। तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में मतलब क्या, ये तार आया है, यहीं पे टाके लगा दिए, फिर आगे गया, फिर उसको टाके लगा, मतलब इसको तार को डिवाइड नहीं किया, मतलब उसी तार से सब में काम हो रहा है, ठीक है। जिसे इस श्रेणी, इसे क्या बोलते हैं, सीरीज में जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक तार ऊपर से आया है, एक तार इधर गया, फिर एक तार इधर आया, एक तार इधर आया, एक तार इधर आया, ठीक है। हम रेड कलर ले लेते हैं, ठीक। तो एक तार यहाँ से आ रहा है, एक तार यहाँ से आया, इसको एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया, फिर उसमें टाके लगाए हुए हैं, ये 2 टाके लगे हुए हैं, फिर इन तारों को लाके फिर से वापस लाके जोड़ दिया आपस में। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्या, इस चीज़ को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या समांतर क्रम, ठीक। तो इसका फार्मूला ये पूछा जाता है। फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए, तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर आर बराबर, ठीक है, यहाँ पे आर छोटा लेकिन टी मतलब टोटल, तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जितने होंगे उतने जोड़ते चले जाना। पैरेलल वालों के लिए क्या होता है 1/R करके होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस, इस तरह से जोड़ते चले जाना। तो ये समांतर क्रम का फार्मूला हो गया, श्रेणी क्रम का फार्मूला हो गया। ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे जरूर समझ में आएगी। 70 न्यूमेरिकल ऐसा ही नहीं करवा रहे हैं हम, ठीक, बात है ना। यहाँ पे ये दे रखा है एक्सप्लेन करके, ठीक है। समांतर का श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये नहीं पढ़ना अपने को, चालकत्व, देखो हमने बताया था ना, वोल्ट मीटर को मेजरमेंट करने वाला जो डिवाइस है, ठीक है, इसको दिखाते कैसे हैं, ठीक है। इसको मापने वाले डिवाइस का क्या नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टा मीटर, ठीक। दिखाते कैसे, पहले सर्किट समझ लो। वैद्युत परिपथ क्या होता है, क्या, वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, वैद्युत परिपथ, या फिर इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या होता है, तो मान लेते हैं, यहाँ पे समझते जाना,
एक सर्किट है, यहाँ पे कनेक्ट कर दो छोटा सा बल्ब, ये लो बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ठीक है, ड्राइंग अच्छी नहीं है उतना, वो मैटर नहीं करता है, बस आपको बनाना आ जाए रफली इस तरह से। याद रखना, एक यहाँ पे एक बड़ी सी चीज़ डंडी खींचते हैं, ये होती है प्लस की, और एक यहाँ पे छोटी डंडी खींचते हैं, वो होती है माइनस की। ठीक, और करंट कैसे निकलता है, हमेशा प्लस वाले से करंट निकलेगा। ये देखो आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, ये तुम्हारा जो एरो दिखाते हो ना, दरअसल ये तुम्हारा आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और इधर ये फिर बल्ब में जाकर ये बाहर आता है, और इस तरह से ये निगेटिव की तरफ आ जाता है। ठीक, ये प्लस माइनस ये क्या होता है, यहीं पे अपना क्या लगा रहता है, वी लगा रहता है, वोल्टेज लगा रहता है, वोल्ट मीटर लगा रहता है। ठीक है, अच्छा आई को मेजरमेंट करना हो तो कहाँ लगाते हैं, इसको तार को कट करो, यहाँ पे ए लिख दो बस। ए से मतलब क्या होता है, ए मीटर, और यहाँ पे लगा दो। और वी लगाना, वी चेक करना हो तो यहाँ पे इस तरह से ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, यहाँ पे वी लिखा रहता है। ठीक, वही यहाँ पे और देख लेते कैसे लगाया गया है। तो ये देखो वी लगाने का जो तरीका है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्किट था, ये तुम्हारा क्या था, सर्किट था। सर्किट कितना था, सर्किट तुम्हारा सिर्फ इतना था, इतना तुम्हारा सर्किट था। लेकिन देखो उन्होंने वी कैसे लगाया है, एक इधर और एक इधर बस जोड़ दिया और कुछ नहीं किया है। और इसमें रीडिंग आ जाती है, आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टा भैया ने बना दिया था कि इस तरह से चेक करना अच्छी बात रहेगी। ठीक, ए मीटर भी देख लेते हैं। ए मीटर कहाँ लगाते हैं, वो रास्ते में तार को काटा, तार के बीच में लगा दो, चेक कर लो कि हाँ भैया इस घर में इतनी बिजली जा रही है। तो इसको इस वहाँ पे मीटर तुमको नहीं बनाना, वहाँ पे तुमको ए लिख देना होता है बस। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, अब वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक, ओके, तो बात आती है यहाँ पे पावर। क्या आती है, पावर। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य, ये इस चैप्टर का है, शक्ति या सामर्थ्य भी बोलते हैं उसको। अब भैया ये क्या होता है, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, ठीक है, किसका है ना, एनर्जी, ऊर्जा के व्यय होने की दर को, यहाँ पे एक लाइन में याद करो, ऊर्जा के व्यय, या व्यय में से होता है खर्च होने की जो दर होती है, खर्च होने की दर को क्या बोलते हैं, खर्च होने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। फॉर्मूला क्या अपने पास, फॉर्मूला क्या है, पी इसे दिखाते हैं, P बराबर W अपॉन स्मॉल टी। W क्या है, W मतलब यहाँ पे ये एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, क्या है ये भैया, ऊर्जा है, या एनर्जी बोलो या वर्क बोल सकते हो, वही वर्क। हाँ, जो अभी हम लोग V बराबर W अपॉन Q में पढ़ रहे थे ना, ये बात समझ में आई, ऊर्जा। और टी क्या होता है, तुम्हारा समय होता है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है भैया, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यानी मात्रक निकालते हैं, मात्रक, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, हम लोग एसआई यूनिट पढ़ते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, वो क्या होगी भैया, तो डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो जूल पर सेकंड बोल दो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी अपने साइंटिस्ट, हर जगह अपने साइंटिस्ट, तुम भी अगर खोज करोगे ना तो तुम भी अपना नाम दोगे, ऐसी बात नहीं है। तो जूल पर सेकंड, या फिर वॉट, क्या बोलोगे, वॉट, क्योंकि इसके जो खोज करता थे उनका नाम भी कुछ वॉट करके था। हाँ, वही जेम्स वॉट ना बोलते ना बस। ठीक है, ठीक है, तो ये उनका नाम कुछ था, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, एस से करके था, एस्टेफस वॉट ऐसा करके कुछ था। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स में इनकी कुछ चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे, बाकी चीज़ों पे फोकस मत करो। ठीक है, वो चीज़ें क्या क्या यूज़ होने वाली हैं, एक वॉट में कितने वॉट होंगे, कहते ये कौन सी बात हुई, एक वॉट में तो एक ही वॉट होगा, है ना। लेकिन एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, एक किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, बुक में लिखा होगा, तो 10 की पावर 3 वॉट होते हैं। ये चीज़ें याद होने वाली हैं। ठीक है, अच्छा, एक मेगावाट जो तुम्हारी जो घर में बिजली आती है ना, वो मेगावाट है ना, जहाँ से पावर हाउस होते हैं ना, वो मेगावाट में बनाते हैं। तो एक मेगावाट में कितने वॉट, 10 की पावर 6 वॉट। ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है। एक और होता है एक एचपी मतलब हॉर्स पावर, हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। ठीक है, वैसे शॉर्टकट में एचपी लिखा रहता है। ठीक है, कैपिटल एच कैपिटल पी, तो कितना होता है, 786 नहीं, 746 क्या वॉट। इतनी चीज़ें याद रहेंगी, बताओ हाँ याद ना, हाँ याद रहेगा। ठीक, कंफर्म, ये बात समझ में आ रही है।
और इतनी चीज़ें याद करके आना न्यूमेरिकल करने के टाइम पे, वहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा कुछ चीज़ें और छूट रही हैं यहाँ पर, हाँ एक दो चीज़ें और छूट रही हैं। हमने फार्मूला देखा P बराबर क्या देखा, W/T। कुछ और फार्मूला होता है और देखते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखा था क्या देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का V बराबर W/Q देखा था कि नहीं देखा था। अच्छा यहाँ से W क्या निकल के आएगा, यहाँ से W बराबर ये क्यों उधर भेजो तो V क्यों नहीं हो जाएगा, W किसके बराबर है, V क्यू। ये यहाँ पे ला के रख दो, ये V क्यू ला के यहाँ पे ला के रख दो, रख दिया VQ/T, ऐसा कर दिया, ठीक है। अच्छा ये Q/T क्या होता है, Q/T क्या होता है जरा बताओ। Q/T हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट देखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T करके देखा था ना। Q/T क्या होता है भैया, I होता है। तो इस Q/T को I नहीं बना सकते हो, जरा बताओ। इस Q/T को I नहीं बना सकते हैं, बताओ। हम वही बनाते हैं ना। तो P बराबर VI। तो ये भी सब कुछ करना आना चाहिए, ये क्रिटिकल था। अरे आपको तुम यही फार्मूला याद रखो, ये याद रखो, एक ये याद रखो, और जो जितने भी पता है वो याद रखो। ये कॉम्बिनेशन हम लोग उधर ही सीखेंगे, वैसे ये आना चाहिए, ठीक। ये जो चीज़ अभी हमने बताई है ना, ये चीज़ आनी चाहिए, कॉम्बिनेशन करना। तो P=VI वाला याद रखना है, और ये आया कहाँ से पता होना चाहिए, ठीक। शक्ति की डेफिनेशन याद हो गई। कुछ और छूट रहा है, हाँ एक चीज़ और छूट रही है, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। आप क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। धारा का तापीय प्रभाव, कितना आसान है, धारा का तापीय प्रभाव। डेफिनेशन है थोड़ी सी, बहुत आसान है। ये क्या होता है भैया, ये डेफिनेशन खुद से बना के लिखनी है। आपने घर में कभी हीटर या फिर प्रेस या कोई ऐसी चीज जैसे कि समरसेबल, अगर आपके घर में वायर है, अगर आपने करंट मतलब आपने चालू कर दिया उसको, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसके वायर को टच करते हो ना, तो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो क्या लिखोगे, जब हम किसी तार में वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, फ्लो करते हैं किसी करंट को, है ना, वायर में, तो क्या होता है, वो वायर हीट करने लग जाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। कुछ था इसमें, था नहीं था ना। बल्ब होता है ना, बल्ब 100 वाट वाला सूर्य बल्ब, उसको ऑन कर दो, थोड़ी देर बाद बल्ब बहुत गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी, ठीक। अब क्या बचा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट भी हो चुका है। 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। एक चीज और आती है, ठीक है, इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा के मापने की इकाई, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। लेकिन बड़े पैमाने पर क्या होती है, बड़े पैमाने पर जो आप बिजली बिल देने जाते हो उस लेवल पे क्या होती है, ठीक है। यानी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एसआई यूनिट नहीं, कॉमर्शियल, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। तो धारा की वैद्युत धारा कर सकते हो, धारा की व्यापारिक इकाई क्या होती है। तो व्यापारिक इकाई क्या होती है समझते हैं यहाँ पर। धारा की जो व्यापारिक इकाई होती है वो क्या होती है भैया, किलोवाट घंटा, ठीक है। क्या होती है, KW, और एक इस तरह से लिखते हैं, है ना, या फिर किलोवाट घंटा। सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा पर यही होता है सही में, किलोवाट हावर बोलोगे, ठीक है। समझ में आई बात, किलोवाट घंटा, ठीक। तो यहाँ पे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 kWh बोलो, या फिर इसी को एक यूनिट बोलते हैं ना कि कितनी यूनिट बिजली आई है, ठीक है। तो कितना होता है, तो याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल। तो हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट, मतलब ये जब सॉल्व करते हैं ना सवाल, तो 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल। एक और चीज याद रखना, न्यूमेरिकल करने में बड़ी आसानी होगी हम लोगों को। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं,
तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.2 जूल होते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक, और कुछ बचा यहाँ पर? हाँ, और एक फार्मूला आता है कि ये निकालो कैसे kWh। तो खर्च हुई वैद्युत ऊर्जा, व्यय हुई ऊर्जा या कंजप्शन एनर्जी बराबर क्या होता है? वॉट इनटू हावर इनटू डे बाई 1000। और इसका जो आंसर आता है ना, उसकी जो यूनिट होती है, आंसर कुछ भी आए उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है। या फिर क्या बोल सकते हो? kWh। क्या बोलोगे? या फिर क्या बोलोगे? यहाँ पे रफ कर दे, नहीं तो आप लोग भी ऑब्लिक करके करोगे। यूनिट, या फिर क्या बोलो? kWh, जिसको बाद में लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पे बड़े सस्ते तरीके से समझाया है ताकि जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आप समझो। ठीक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें डाल के रखी होंगी, चेक कर सकते हो। PDF फाइल शायद आपको वहाँ पे मिलेगी और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट डे ज़रूर अपलोडेड मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।